हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सीए पुष्प गोयल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल की ऑडिट की स्ट्रेटजी। सीए फाइनल का ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने कैसे पढ़ा था। आई स्कोर 64 मार्क्स, जबकि मार्क्स तो चलो मेरे कुछ ज़्यादा नहीं थे, बट स्टिल मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस की। तो मैंने क्लासेस ली थी पंकज गर्ग सर से, इंटर में भी एज वेल एज फाइनल में भी। तो पर्सनली मुझे ठीक लगे। वैसे तो यार आप क्लासेस मतलब किसी भी फैकल्टी से ले लो, टीचर्स कोई भी सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट अल्टीमेटली जो एग्जाम में काम आएगा ना, वो आप ही की मेहनत काम आएगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितनी बार उसको रिवाइज किया है। तो क्लासेस की जहाँ तक बात है, मैंने ली थी पंकज गर्ग सर से। ठीक है, और मटेरियल क्या यूज़ किया था, तो देखो सबसे सुप्रीम मटेरियल होता है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। आईसीए की जितनी भी पब्लिकेशन है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर्स, या फिर एमसीक्यू बुकलेट, तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो यार सबसे सबसे सुप्रीम होता है, तो आपको वही करना चाहिए। बट एक ड्रॉबैक ये है कि आई अंडरस्टैंड उसमें बहुत ज़्यादा बल्कि कंटेंट है और हमें वो रिटेन नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें सारा कंटेंट पैराग्राफ फॉर्म्स में होता है। सो दैट इज़ वाई आई रेकमेंड कि आप पंकज गर्ग सर की बुक रेफर करो। मैंने पर्सनली इंटर में एज वेल एज फाइनल में उनकी बुक रेफर करी थी। रीज़न बीइंग, दो मेन बड़े रीज़न है। वो है, एक तो उनकी जो लैंग्वेज है वो सारी की सारी इंस्टीट्यूट की ही लैंग्वेज है, वही वाला कंटेंट है, वही लैंग्वेज एज इट इज़ उन्होंने रखी हुई है, इंक्लूडिंग ऑल द कीवर्ड्स। कुछ भी कहीं भी मॉडिफिकेशन नहीं है। एंड सेकेंडली, उन सभी को उन्होंने बुलेट फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ है किसी टॉपिक का, तो उन्होंने उसको बुलेट्स में डाल दिया, बिकॉज अगर पॉइंट्स होते हैं ना हमारे सामने, तो उसको रिटेन करना ईजी रहता है, रेदर देन एक पैराग्राफ को पढ़ के उसको याद करना। सो मटेरियल में ये बोलूँगा कि यार, या तो आप स्टडी मैट रेफर करो, और कुछ चैप्टर्स अगर ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि स्टडी मैट बहुत ज़्यादा बल्कि हो रहा है, तो आप पंकज गर्ग सर की बुक रेफर कर सकते हो। हाँ, अगर आपने किसी और टीचर से, किसी और फैकल्टी से क्लास ली और आपको लग रहा है कि उनके नोट्स इनफ है, सो दैट इज फाइन, वो आपकी कॉल है कि आपको किसका मटेरियल यूज़ करना है। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरा बताऊँ, तो ऑडिट ऑफ पीएसयूज हैं। इसमें उनका मतलब पंकज सर का मटेरियल मुझे अच्छा लगा। बाकी काफ़ी चैप्टर्स मैंने स्टडी मैट से ही किए थे, क्योंकि यार आपको ना कीवर्ड्स लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप कोशिश करो कि आप स्टडी मैट पढ़ो। ठीक है, और पॉइंटर्स वगैरह की है तो आप सर की, पंकज सर की बुक रेफर कर सकते हो। पढ़ना कैसे है, मान लो आप आज अभी फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने अपना, एक तो आपको मटेरियल पहले चूज़ कर लो, फाइनल कर लो कि मुझे इसमें से ही पढ़ना है। ठीक है, अब उसमें से आप पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, तो आप अच्छे से पढ़ो उसको, एक-एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ क्वेश्चन कर जाऊँगा, या फिर मैं ऊपर-ऊपर से पढ़ के कर जाऊँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही रेयर चांस होता है कि सीएफएल एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएँ। वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं। सो बेटर यही होगा कि आप उसको धीरे-धीरे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें एक-एक चीज़ को। एंड मान लो कोई बड़ा चैप्टर है, तो आप उसको 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, और अगर छोटा चैप्टर है तो आप उसको एक बार में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अभी उसको पहले पूरा पढ़ लिया। अब उसमें क्या होता है ना, आपको पढ़ कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको नहीं समझ आई हों, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको गलत भी समझ आई हों। सो आई वुड रिकमेंड, आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो आप इसको बस मार्क कर दो कि ठीक है, मेरा चैप्टर हो गया, और आगे बढ़ जाओ। इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ो। अभी पढ़ लिया, दोबारा उसको पढ़ो। क्या होगा ना, अब एक तो आपकी थोड़ी-सी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी-अभी पढ़ा है। दूसरा, कुछ चीज़ें जो आपने मेबी गलत समझी हो पहली बार में, वो आपको सही से समझ आ जाएँगी, और कुछ चीज़ें जो पहले समझ नहीं आई थी, वो भी आपको समझ आ जाएँगी। तो सेकंड टाइम उसको पढ़ो। नीड लग रही है तो उसको थर्ड टाइम भी रीडिंग ले लो। 2 या 3 बार एज़ पर योर कन्वीनियंस, जैसे भी आपको लगता है। पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप बुक बंद करो। ठीक है? फिर आप खुद से बोलो कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, आपको कितना याद आ रहा है। जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ोगे तो काफ़ी, मतलब 60, 70, 80% तक आपको दिमाग में बैठ जाएगी, अच्छा मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ऐसे-ऐसे होता है। उसके बाद बुक बंद करके खुद से निकालो कि अच्छा क्या समरी बनी है आपके माइंड में इस चैप्टर की, कि अच्छा इस चैप्टर में ऐसे-ऐसे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे ये चलता है, ऐसे ये चलता है, पूरा रिवाइज़ कर लो। अगर आपको लगता है, अगर उसके बाद एक बार वेरीफ़ाई कर लो कि आपने कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। मिस कर दिया तो ठीक है, वो आपको याद रखने की, अच्छा ये भी इसमें पॉइंट है। जब आपको लगता है कि आपके माइंड में अभी-अभी पूरी समरी रेडी हो चुकी है, तो फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसको आप समरी चार्ट्स या शॉर्ट नोट्स व्हाटएवर कहते हैं, तो आप खुद की बनाओ। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स की ये जैसे चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, बट जितना आप खुद के बनाए हुए चार्ट से अच्छे से पढ़ पाते हो ना, उतना मुझे लगता है कि आप किसी और के चार्ट से नहीं पढ़ सकते। तो आप खुद के समरी नोट्स बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे क्या होगा ना, 10 पेज का कोई चैप्टर है, अभी आपने उन 10 पेजों को 3 बार पढ़ा है, 4 बार पढ़ा है, तो अभी आपके माइंड में वो पूरा चैप्टर, पूरा कंटेंट रेडी है कि क्या इसके अंदर है, क्या ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसको आप एक चार्ट पे बना लो, तो वो 2, 3 या मैक्सिमम 4 पेज में, वो 10 पेज का शॉर्ट उसमें कंसाइज़ समरी बन करके वो 3 या 4 पेज में ही आ जाएगा। तो अब ये, इसका फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवाइज़ करना होगा ना यही चैप्टर, तो आपको 10 के 10 पेज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 10 पेज का पूरा जो कंक्लूज़न क्रक्स जो निचोड़ है, वो आपने ऑलरेडी 3 या 4 पेज में रख लिया है। अब जब भी आपको रिवाइज़ करना पड़े, अपने नोट्स उठाओ, 10, 15, 20 मिनट का टाइम लगाओ, और उस नोट्स में से कितनी मर्ज़ी बार रिवाइज़ कर लो। तो इससे क्या, आपको रिपिटिटिव रिवीज़न में हेल्प मिलेगी।
ठीक है, तो मैं मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के चार्ट्स मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, वो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो कि मैंने कैसे बनाए थे। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप खुद बनाना, वो सिर्फ़ आपकी गाइडेंस के लिए होंगी, आपको मैंने कैसे बनाए थे पीई के चार्ट्स। तो मैंने प्रोफेशनल एथिक्स पूरा स्टडी मैट से पढ़ा था, पूरा एक-एक चीज़ पढ़ के 2 या 3 बार पढ़ के और फिर जब मेरे को क्लियर हो गया, मैं तो क्लॉज़ वाइज़ किया था कि जैसे एक क्लॉज़ पढ़ा, उस एक क्लॉज़ को 2 या 3 बार पढ़ के मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि क्लॉज़ ये कहता है। वो सारे की मैंने समरी चार्ट पे बना ली, फिर मैं नेक्स्ट क्लॉज़ पे चला गया, उसको 2 या 3 बार पढ़ा। तो ऐसे करके ना स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है ये सब करने में, बट यू वॉन्ट रियलाइज़ कि इससे आपका आने वाला टाइम बहुत बच रहा है, क्योंकि अभी आप हो सकता है टाइम सेविंग के चक्कर में चार्ट्स नहीं बना रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आपको पूरा स्टडी मैट वही दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ये अपने स्टार्टिंग में अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दी चार्ट्स बनाने में, तो नेक्स्ट टाइम ना जाने आप 2, 3, 4, 5 बार कितनी भी बार उन चार्ट्स में से ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो। सो आप देख लेना कि चार्ट्स कैसे अपने गाइडेंस के लिए देखना कैसे बनाने हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है? उसके बाद ये आपका रहेगा रिवीज़न का तरीका कि पहली बार आप पढ़ो 2 या 3 बार और फिर उसको आप खुद से बोलो कि आपको कितना याद आ रहा है और जो पूरी समरी आपके मन में बन जाए तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है? और फिर ये तो थी आपकी फर्स्ट रिवीज़न कि आपको कैसे करनी है। सेकंड रिवीज़न ऐसा कोई फिक्स नहीं होती कि आपको कितने डेज़ के बाद करनी है, ठीक है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट ऐसा है कि अब ऑडिट है, थ्योरी सब्जेक्ट्स और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्केरी है, मतलब इतना अच्छा-अच्छा पेपर लिखने के बाद या फिर इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी हमारे नंबर नहीं आते। तो इसके लिए रेपिटिटिव रीज़न्स बहुत ज़रूरी हैं। सो अब मान लो आज आपने कोई चैप्टर किया है, तो आपको 3, 4 या 5 दिन बाद मैक्सिमम आप देखो कि चलो ठीक है, मैं यार वो चैप्टर रिवाइज़ कर लेता हूँ। अब रिवाइज़ करना तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप बस वो अपने शॉर्ट नोट्स निकालो, अब वो 10 पेज का चैप्टर 2 या 3 पेज में है, मैक्सिमम 15 या 20 मिनट लगेंगे, उसमें आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो इससे आपकी एक तो रेपिटिटिव रिवीज़न होती रहेगी। ठीक है ना? इसका मल्टीफ़ोल्ड बेनिफिट आपको मिलता है क्योंकि जो अभी-अभी आपने ताज़ा पढ़ा था ना, तो आपको रिवाइज़ करने में टाइम नहीं लगता और वो रेपिटिटिव करने से वो आपके माइंड में रट भी जाता है। ठीक है? तो ऐसे आप रिवीज़न करते रहो रैंडम बेसिस पे जब भी आपको लगे कि यार वो चैप्टर चलो मैं वही चैप्टर रिवाइज़ करता हूँ। आप कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लो कोई एफआर या एसएफएम करते हुए आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए या फिर काफ़ी एक्सेस हो रहा है, तो ठीक है, आप ब्रेक लेने के बाद चलो यार बीच में वो चैप्टर रिवाइज़ कर लेते हैं। तो शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करना ईज़ी हो जाता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाएँ। उसके बाद एबीसी एनालिसिस वगैरह कभी फ़ॉलो मत करें, कोई काम के नहीं है और आईसीए आपको पता है बहुत बहुत सारे अटेम्प्ट्स में हम ये देख चुके हैं कि एबीसी एनालिसिस काम के नहीं है। हाँ, ठीक है, सिर्फ रेफ़रेंस के लिए आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कौन से कम इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट सभी है। सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता कि इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बेटर तो यही होगा कि आप रेफ़र मत ही करो एबीसी एनालिसिस को। हाँ, कुछ-कुछ चैप्टर होते हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, प्रोफ़ेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड कंपनी ऑडिट। तो ये 3 तो आपको मतलब प्रायोरिटी पे करने ही करने चाहिए। बाकी चैप्टर्स भी आपको करने हैं ऑफ कोर्स बट हाँ, 1, 2 या 3 चैप्टर में आप इतना स्कोप ले सकते हो कि यार अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है और वेटेज आपको लग रहा है कि मार्क्स मतलब कम ही मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप छोड़ भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैंने इंश्योरेंस, एनबीएफसी, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस ये लास्ट कुछ-कुछ चैप्टर्स जो हैं, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट छोड़ दिए थे। तो 100% सिलेबस देखो आई नो नहीं हो पाता पूरा, तो आप ऐसे इस तरह का ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोलली एबीसी पे ही रिलाई कर रहे हो कि मैं ए और बी कैटेगरी पढ़ लेता हूँ, उसी को मैं पढ़ूँगा ही नहीं। तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद हाँ, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पॉइंटर्स मैंने आपको बताया कि पॉइंटर्स जो होते हैं ना, उनकी मेमोरी टेक्निक्स बनाओ। बिकॉज़ क्या होता है इंस्टीट्यूट को चाहिए अपने कीवर्ड्स कि हमने जो पॉइंट्स इसमें लिखे ना इस टॉपिक के, बच्चा वही कीवर्ड्स लिखे। ऐसा नहीं कि आप खुद की लैंग्वेज में बनाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे। अब मैं बेसिक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ये सबको पता ही होगा कि आप अब जैसे ऑडिट का आप लिख रहे हो, तो आप ये नहीं लिख सकते कि ऑडिटर शैल कलेक्ट प्रूफ। आपको प्रूफ नहीं लिखना, आपको एविडेंस ही लिखना पड़ेगा। या फिर आप ये नहीं कह सकते कि ऑडिटर शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लिखना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ नहीं लिख सकते आप। इसी तरह कोई भी टॉपिक हो ऑडिट में यार आपको कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कहीं कंसल्टेशन लिखना है, तो आपको कंसल्टेशन ही लिखना चाहिए। कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस, डायरेक्शन, सुपरविज़न, रिव्यू, व्हाटएवर। तो इस तरह आपको मेमोरी टेक्निक्स बनानी है। मेमोरी टेक्निक कैसे फ़र्क मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक हमारा टॉपिक आता है रिस्क इम्पोज्ड बाय आईटी ऑन इंटरनल कंट्रोल, इस तरह कुछ होता है। तो उसकी एक मेमोरी टेक्निक बना रखी है मैंने, रियल पर्सन इज़ अनऑथराइज्ड टू फेल इन पेपर, ठीक है? ये मेमोरी टेक्निक है और इससे क्या बनता है पूरे तो मुझे याद नहीं, मैं बताता हूँ कितने हैं। अब रियल, जैसे रियल का मतलब था कि रिलायंस ऑन सिस्टम व्हिच प्रोसेस इनएक्यूरेट डेटा या फिर इनएक्यूरेटली प्रोसेस डेटा। तो रिलायंस तो ये इसकी ये वाला था, ठीक है ना? रियल पर्सन का मतलब क्या था कि चेंज इन पर्सोनल। रियल पर्सन अनऑथराइज्ड मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। रियल पर्सन इज अनऑथराइज्ड टू फेल। फेल का मतलब फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन डेटा। तो इस तरह की ये था कि तो ये कई सारे पॉइंट्स थे। उन पॉइंट्स की एक मेमोरी टेक्निक में, तो आपको एग्जैक्ट याद रहे कि क्या इंस्टीट्यूट क्या पॉइंट्स बनाता है, ताकि आप वो एज इट इज पेपर में लिख पाओ। क्योंकि क्या होता है ना, हम सबको पता है एग्जामिनर जो होता है ना, वो सिर्फ मॉडल आंसर से कंपेयर करके आपको मार्क्स देता है। अगर आपके पॉइंट्स उससे सिमिलर है, मैच कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आप नहीं मिलेंगे। इवन इफ इट इज करेक्ट, दैट इज द हार्श रियलिटी। ठीक है, तो ये होता है, तो बेटर यही है कि आप
जो जितना हो सके इंस्टीट्यूट के मैट से ही करो और उनके मेमोरी टेक्स्ट आके उनसे पढ़ो, ठीक है। अब कारो है, टैक्स ऑडिट है, इनमें भी आपको क्या है ना, मतलब आई नो 100% नहीं हो सकता, बट कोशिश करो कि इनके आप क्लॉजेस भी याद करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एमसीक्यू इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड आ जाते हैं। जैसे मैंने भी एक आई डोंट रिमेंबर एमटीपी आरटीपी में एक एमसीक्यू था, उसमें यही था कि कारो की ये चीज़ बताओ कौन से क्लोज में है, और उसके ऑप्शन ही यही थे 3 1 3 2 3 3 एंड नन ऑफ द अबव। अब ये पूरा एमसीक्यू एक क्लोज नंबर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका टैक्स ऑडिट में भी आता है। टैक्स ऑडिट में तो इसमें May 22 के टाइम में भी आया हुआ था कि आपका कौन सा क्लोज है बताओ। तो कोशिश करो कि इनके आप क्लोज नंबर वगैरह याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ये तो थे आपकी रिविजन्स की, फर्स्ट टाइम आपने कैसे पढ़ा, फिर अपने सेकंड टाइम कभी भी आप रिवाइज करते जाओ, कोशिश करो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ना बीते, ज़्यादा गैप ना दो, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद अपने शॉर्ट नोट में से रिवाइज करते जाओ। और उसके बाद एबीसी एनालिसिस को आपको ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। मेमोरी टेक्निक्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब जहाँ तक पेपर लिखने की बात है ना, तो आप कोशिश करो एटलीस्ट वन आपको एमटीपी ज़रूर लिखना चाहिए, चाहे वो एमटीपी लिखो या फिर इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर का कोई पेपर उठा करके लिख लो। कोशिश करो रिसेंट वाला लिखो, बिकॉज़ ऑफ अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा। तो आप कोशिश करो कि रिसेंट पास्ट ईयर या फिर उसी अटेम्प्ट का एमटीपी एक तो ज़रूर अटेम्प्ट करो। और ये कैसे लिखना है, आपको 3 घंटे का टाइम फ्रेम लेके लिखना है, ठीक है? चाहे 2 से 5 या व्हाटएवर 3 घंटे का टाइम फ्रेम सेट करके जैसे पेपर लिखते हैं, बिल्कुल असली पेपर की तरह आपको लिखना है, ताकि आपके अंदर वो एक एनवायरनमेंट, वो एक माइंडसेट क्रिएट हो कि चल ठीक है, मैं एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, 3 घंटे मुझे ये पेपर पूरा करना है। इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेगी कि कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अब आपको आती भी हैं, लेकिन क्या आप उसको पेपर पे लिख पा रहे हो या नहीं पा रहे? क्योंकि भले ही आपको सब कुछ आता हो, मार्क्स आपको उसी के मिलेंगे जितना आप उस पेपर पे लिख पाओगे। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करो एटलीस्ट बोला है मैंने 1, तो एटलीस्ट 1, मैक्सिमम जितना मर्ज़ी आपसे हो सके उतना ही अच्छा। एमटीपी लिखो 3 घंटे का टाइम लेकर के, और उसके बाद जब आपका 3 घंटे ओवर हो जाएँ, उसके बाद आप इसको इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट कैसे करोगे? मान लो आपने एमटीपी किया है या पास है, तो उन सबके सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल होते हैं, तो उनसे कंपेयर करो। एक-एक चीज़ देखो कि आपने कहाँ क्या लिखा है और कहाँ इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टैंडर्ड नहीं लिखा या स्टैंडर्ड आपने गलत लिखा है, तो वहाँ पे नोट करो और याद रखो कि आपको एसे सही लिखना है। एसे और स्टैंडर्ड्स के लिए एक और चीज़ कि आपको स्टैंडर्ड का नाम और नंबर पूरा एज़ इट इज़ याद होना चाहिए, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना? स्टेप मार्किंग होती है, तो इसका भी आधा या एक कैसे भी होता है, वो नंबर मिलता है। तो एसे का नाम और नंबर आपको पूरा अच्छे से करेक्ट आना चाहिए। ठीक है? कि इंस्टीट्यूट पहले एसे का नाम नंबर लिखता है, फिर थोड़ा-सा उसके बारे में ज्ञान बताता है कि इस एसे में ये होता है। फिर वो करंट जो केस दिया हुआ है उसके ऊपर एक्सप्लेन करता है और उसके बाद वो कंक्लूज़न बताता है। तो आपको अपनी शीट में से कंपेयर करना है सजेस्टेड आंसर से, एंड फिर देखना है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और जो आपकी गलतियाँ हैं उनको आप एक जगह पे नोट कर लो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप ये सब चीज़ें एक साथ देख जाओ कि अच्छा ठीक है, मैंने ये गलतियाँ की थी जो मेरे को एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करनी है। तो ये आपके एमटीपी के फ़ायदे होते हैं। तो 3 घंटे का टाइम फ्रेम लेकर के आप ऐसे एमटीपी लिखो, ठीक है ना? उसके बाद नेम नंबर वगैरह तो आप दिया, पॉइंट्स वगैरह हो गया, ठीक है ना? और लास्ट डे आपको क्या करना है, कोशिश ये करो कि आप उसमें से करो, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं मैक्सिमम, क्योंकि वो क्या है, वो स्टडी मैट ही है, बस स्टडी मैट की वो कंसाइज़ फॉर्म है, तो वो बेस्ट है और आपने खुद ने बनाए हैं, और आपको एग्ज़ाम डे से पहले आप ना जाने उसको कितनी बार पढ़ चुके हो, क्योंकि मैंने बताया मल्टीपल रिविज़न्स करनी है आपको, तो फिर उसको रिवाइज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो फिर आप जैसे देखते जाओगे ना, आपको सब कुछ कंटेंट याद आता रहेगा। ठीक है, वो करो जितना हो सके, और जहाँ से जो भी पढ़ा है कभी भी मटेरियल चेंज ना करें। पेपर के नज़दीक आके कभी भी अपना मटेरियल चेंज ना करो। आपको बहुत बच्चे मिलेंगे या फिर ग्रुप्स वगैरह में आप मैसेजेस देखोगे कि यार ये मटेरियल अच्छा है, ये मटेरियल अच्छा है, लेकिन नहीं, आप अभी तक जो करते आ रहे हो उसी पे स्टिक रहो। ठीक है? मटेरियल चूज़ करना स्टार्टिंग की बात होती है। ऐसा नहीं है कि पेपर से कुछ दिन पहले, हफ्ते पहले आके आप करोगे नहीं, मैं तो दूसरा मटेरियल करूँगा। तो मटेरियल आपका यही था। क्वेश्चन बैंक जहाँ तक बात है, तो यार आप या तो पंकज गर्ग सर का, जैसे मैं बता ही रहा हूँ मटेरियल, या फिर एक रवि तावरी सर का क्वेश्चन बैंक आता है, वो भी अच्छा है। मैंने पर्सनली यूज़ किया था, तो वो अच्छा है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से या फिर आप बाय कर सकते हो। व्हाटएवर, तो ये सब चीज़ें थी। और पेपर कैसे लिखना है उसके लिए सर्टिफ़ाइड कॉपी, मेरी सर्टिफ़ाइड कॉपी मैंने मँगवा रखी है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। तो मैं एक बार जितना भी मैंने जो भी बताया, मैं इसको अगर समराइज़ कर दूँ कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्लास तो आप जो मर्ज़ी ले लो, ठीक है ना? आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। मटीरियल, स्टडी मैट दी बेस्ट। उसके बाद पंकज सर का मटीरियल क्योंकि पॉइंटर्स हैं, कीवर्ड्स इंस्टीट्यूट वाले हैं, ठीक है? रिवाइज़ कैसे करना है, पहली बार में आपको फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको समझ आए। दूसरी, तीसरी, चौथी बार एटलीस्ट पढ़ो उसको, फिर बुक बंद करके देखो आपको कितना याद आ रहा है। अब जो-जो आपको याद आ रहा है उसकी आप एक शॉर्ट समरी बना लो खुद की लैंग्वेज में, खुद के पेजेज़ पे, और उसके बाद उसी को आपको बार-बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि अब आपको मटेरियल देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? और आपको एबीसी एनालिसिस पे फालतू का वो विश्वास नहीं करना है, सिलेबस आपको पूरा करना है, ठीक है? कुछ-कुछ चैप्टर आपको लगता है कि यार कम वेटेज है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप छोड़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने दिया कि इंश्योरेंस एनबीएफसी में बहुत ज़्यादा कंटेंट था, तो मैं भी छोड़ के गया था। ऑफ कोर्स मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आपको छोड़ के जाना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर स्कोप ही नहीं है यार 100% कवर करने का, तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समवेयर। तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो कि यार कुछ-कुछ चैप्टर जो आप पास्ट ईयर में मतलब बहुत कम मार्क्स के पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है?
तो ये सब था, और सर्टिफाइड कॉपी रिव्यू हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में उसके लिए बना दूंगा। तो आई होप ये आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। किसी और क्वेरी के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।